नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी इस कक्षा में आज कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 की कविता पथिक को पढ़ेंगे और उनके कवि राम नरेश त्रिपाठी के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर चर्चा भी करेंगे। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी दरअसल छायावाद पूर्व के उन कवियों में माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी कविता को देश प्रेम और रोमांटिसिज्म यानी रोमांसलता का संस्कार दिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार रोमांसलता या रोमांटिसिज्म को लेकर बहुत सारी भ्रांत धारणाएं होती हैं। बच्चों, रोमांसलता या रोमांटिसिज्म का अर्थ स्वच्छंदता के आसपास पड़ता है। स्वच्छंदता का आशय है कि अपने ही छंद के अनुसार अपने जीवन को, अपने कार्य को, अपने साहित्य को रचना, यानी जैसा दुनिया दिखाई दे रही है, जैसा दुनिया को व्यक्ति समझ रहा है और जिस प्रकार का जीवन इस दुनिया में वह जीना चाहता है, उसे अपने नियमों के अनुसार, अपने तंत्र के अनुसार, अपने छंद के अनुसार जब वह जीता है तो इसे रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदता कहा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व के कवि हैं। बच्चों, आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ज़रूर पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आगमन 1850 ईस्वी से यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से माना जाता है। आधुनिक काल बच्चों इस मायने में हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट कालखंड है कि इस समय से साहित्य के केंद्र में आम जनता, उसका समाज में होने वाले उथल पुथल, राजनैतिक बदलाव, ये सभी साहित्य का केंद्रीय विषय बन जाते हैं। इससे पहले की जो कविताएं थी उनके केंद्रीय नायक प्रायः सामंत वर्ग से आया करते थे, लेकिन आधुनिक काल ने साहित्य के केंद्र को बदला। आधुनिक काल में जो आम जनता है, जो जनमानस है, जो लोक है, उसकी चिंताएं प्रमुख रूप से साहित्य में रेखांकित होने लगी। यह विषय का बड़ा बदलाव था, लेकिन भारतेंदु युग में अभी भी पुरानी ब्रज भाषा का प्रभाव हिंदी साहित्य पर, विशेष रूप से कविताओं पर मौजूद था। इसके बाद 1900 ईस्वी से लेकर द्विवेदी युग शुरू होता है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान से भरा हुआ एक युग था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन से हिंदी भाषा को संस्कार दिया, यानी हिंदी भाषा, उसके शब्दावली और कहने का ढंग यानी शैली पर इस काल में महत्वपूर्ण काम किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आप में केवल एक संपादक नहीं थे, बल्कि एक पूरी संस्था थे। उन्होंने अनेक कवियों, कहानीकारों और निबंधकारों को हिंदी साहित्य में स्थान दिया और उन्हें संस्कारित किया। राम नरेश त्रिपाठी इसी द्विवेदी युग से अपनी रचना प्रक्रिया में आरंभ करते हैं। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद काल आता है। छायावाद काल का समय 1919 से लेकर 1936 तक माना जाता है। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व के कवि हैं। बच्चों, आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई तो समाज सुधार और सामाजिक चिंताओं को लेकर कविता आगे बढ़ रही थी। राम नरेश त्रिपाठी और इनके कुछ साथी कवियों ने एक जो बड़ा बदलाव किया वह यह किया कि उन्होंने शुष्क समाज सुधार के क्षेत्र से हिंदी कविता को रोमांस की तरफ अग्रसर किया। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि यह रोमांस सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर नहीं था, बल्कि देश के स्तर पर भी था। वैयक्तिक स्वच्छंदता के साथ ही साथ अपने देश के प्रति स्वच्छंद भाव से विचार करना और देश के विकास के लिए अपने प्राण को समर्पित कर देना, दरअसल यह इस काल के कवियों का एक बड़ा योगदान था। राम नरेश त्रिपाठी की एक कविता है जिसकी पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। इससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि देश प्रेम दरअसल राम नरेश त्रिपाठी के लिए क्या है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अर्थात मनुष्यता
के विकास का आधार देश प्रेम है। देश प्रेम के प्रति अपने त्याग के कारण ही आत्मा मनुष्यता की तरफ अग्रसर होती है। आशय यह है कि मनुष्यता के मूल में अपनी धरती, अपनी जमीन, अपनी प्रकृति से प्रेम है। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं की यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से उनके 3 खंड काव्य बहुत प्रसिद्ध हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न। ये तीनों रचनाएं खंड काव्य हैं। इसके अलावा मानसी नाम से उन्होंने फुटकर कविताओं का एक संग्रह भी उनका प्रकाशित हुआ है। कविता कौमुदी नाम से 8 भागों में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी कविता कौमुदी के एक भाग में उन्होंने ग्राम गीतों का भी संकलन किया है। ग्राम गीत उन्होंने अलग अलग गांवों में घूम घूम कर गांव में होने वाले लोकगीतों का संग्रह किया और यह काम अपने आप में लोक साहित्य के क्षेत्र में पहला मौलिक काम माना जाता है। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी ने बाल साहित्य की भी रचना की। वे एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका बानर नाम से निकालते थे। इसमें बच्चों से संबंधित रचनाएं, जिनमें कविताएं, कहानियाँ, मौलिक रचनाएं, बहुत सारी अनुदित रचनाएं भी प्रकाशित की जाती थी। बच्चों में यह पत्रिका बहुत लोकप्रिय थी। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी जी ने उपन्यास, कहानी और संस्मरण इत्यादि विधाओं में भी रचनाएं की, लेकिन मूल रूप से हम उन्हें छायावाद पूर्व के कवि के रूप में ही जानते हैं और इस रूप में भी जानते हैं कि उन्होंने हिंदी कविता की भाषा को एक नया संस्कार दिया, एक नई आभा दी, लेकिन मूल रूप से हम उन्हें छायावाद पूर्व के कवि के रूप में ही जानते हैं। छायावाद पूर्व के ये स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी कविता को एक नई तरह का संस्कार देते हैं, हिंदी कविता की भाषा को ज़्यादा अर्थ सक्षम बनाते हैं और यही भाषा आगे चलकर और अधिक विकसित होती है छायावादी कवियों के द्वारा। छायावादी कवियों के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और निराला को कौन नहीं जानता। इन्होंने हिंदी कविता की भाषा को उसकी पूरी शक्ति प्रदान की और इस तरह से हिंदी कविता की भाषा बनी। तो आइए बच्चों, इन्हीं राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक के पहले सर्ग का हम पाठ करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, उसकी व्याख्या को समझते हैं और उसकी बनावट और बुनावट यानी टेक्सचर और स्ट्रक्चर के सौंदर्य पर भी चर्चा करते हैं। इसके भावगत सौंदर्य, शिल्पगत सौंदर्य, इन सभी पर हम अपनी इस कक्षा में बात करेंगे। मैं कविता का पाठ करता हूँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। प्रकृति का कितना सुंदर चित्र खींचा है कवि ने। कवि कहता है कि प्रतिक्षण, प्रति यानी हरेक, हरेक क्षण, नूतन, नूतन यानी नवीन, नया, वेश यानी आकार प्रकार, बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इस दृश्य की जरा कल्पना कीजिए। कवि कहता है कि सुबह का समय है और सूरज के सामने आकाश में वारिद माला, वारिद माला यानी बारिश की बूंदों की लड़ियां थिरक रही हैं, ऐसा लग रहा है नृत्य कर रही हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, हर क्षण नया वेश बनाकर अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। आशय यह है कि प्रकृति प्रतिक्षण, क्षण क्षण में अपने रूप को बदल रही है। बारिश की बूंदों की थिरकन नए नए रूप में, नए नए रंग में हमारे सम्मुख प्रकृति के सुंदर गतिमान चित्र को उपस्थित कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। दृश्य क्या है? नीचे नीले रंग का मनोहर, मन को हरने वाला, मन को चुरा लेने वाला समुद्र विस्तृत है और ऊपर नील गगन है और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। आशय यह है कि कवि कल्पना कर रहा है कि ऊपर नीला आसमान है, नीचे नीला समुद्र है और इन दोनों के बीच में घन यानी बादल हैं।
बादलों पर बैठकर वह विचरण करना चाहता है। देखिए बच्चों, कितना सुंदर गतिमान चित्र है। कल्पना का क्या अद्भुत उठान है। कवि यह कल्पना कर रहा है कि दृश्य इस प्रकार से है कि नीले समुद्र के ऊपर नीला आसमान और बीच में श्यामल श्वेत घन के ऊपर बैठा कवि विचरण कर रहा है, ऐसा उसकी मन में इच्छा जगती है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि आगे कल्पना करता है कि पथिक यह मन में विचार कर रहा है, पथिक सामने जो प्रकृति का दृश्य है उसको देखकर मुग्ध हो रहा है और बताता है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर अर्थात समुद्र, सागर गर्जन कर रहा है, उसकी लहरें उठ रही हैं जिसके कारण गर्जना का स्वर हो रहा है। और मलयानिल बहता है। मलयानिल, मलय जमा अनिल, मलय पर्वत की कल्पना की गई है बच्चों हिंदी साहित्य में, और भारत के पुराणों में भी इसकी चर्चा होती है। दरअसल मलय पर्वत चंदन वृक्षों से भरा हुआ एक पर्वत माना जाता है, जिससे आने वाली वायु बहुत सुगंधित वायु होती है। तो कवि यह कल्पना करता है कि उसके सामने विस्तृत समुद्र गर्जन कर रहा है और मलयानिल यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, और इसके कारण हृदय के भीतर हमेशा एक हौसला, एक उत्साह भरा रहता है। वह अपनी प्रिय को, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए यह बात कहता है। यहाँ यह बात ध्यान दें कि इस कविता में जो पथिक है वह पथिक अपनी प्रिय को छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध हुआ जा रहा है। वह प्रकृति के सौंदर्य को में खो चुका है और प्रकृति को देखकर वह अपने मुग्ध भाव से इन उद्गारों को व्यक्त कर रहा है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि के मन में यह आकांक्षा जगती है, इस सुंदर दृश्य को देखकर उसके मन में यह इच्छा जगती है कि इस विशाल, विशाल यानी बड़े आकार का, विस्तृत यानी अत्यधिक फैलाव वाले महिमा में, महिमा से युक्त, महिमा यानी महानता से युक्त, महानता यानी महानता बच्चों हम ऐसा मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर अनेक गुण होते हैं और उन गुणों से अन्य लोग पुरस्कृत होते हैं, अन्य लोगों को लाभ होता है, तो उसे महानता या उसकी महिमा कहा जाता है। आपने सुना होगा ईश्वर के विषय में अक्सर यह बात प्रचलित है कि वो महिमामय होते हैं, उनकी महिमा कौन जान पाया है। तो यहाँ पर रत्नाकर के लिए महिमामय विशेषण का प्रयोग किया गया है, और इस तरह आप यह भी समझ सकते हैं कि रत्नाकर का मानवीकरण भी किया गया है, क्योंकि महिमा मनुष्य की होती है। रत्नाकर यानी समुद्र। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि सागर या समुद्र शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय कवि रत्नाकर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्दों में भी कवि के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह कविता में सही शब्द को सही स्थान पर उपस्थित करे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर समुद्र को विभिन्न गुणों से युक्त, बहुत सारी संपदाओं से युक्त बताने के लिए कवि यहाँ पर रत्नाकर पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल उसके लिए कर रहा है। तो कवि कहता है कि इस विशाल, विस्तृत और महिमा से युक्त समुद्र के घर के कोने कोने में, यानी उस घर के प्रत्येक हिस्से में लहरों पर मैं बैठकर फिरूं, ऐसा मेरे मन में आता है, ऐसा मेरे जी में विचार आता है कि मन भर के मैं इस सुंदर महिमा में और संपदा से युक्त समुद्र में फिरता रहूं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कंत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो बच्चों, ये था इस कविता का पहला अंश।
इस अंश में हमने देखा कि किस तरह से पथिक के सामने प्रकृति का सुंदर रूप बिखरा पड़ा है, वह उस रूप को देखकर मुग्ध होता है, उसमें खो जाता है और प्रकृति के इस रूप में अपने आप को तिरोहित कर लेने की कल्पना करता है। प्रकृति के इस रूप को देखकर मुग्ध पथिक जिस तरह से इस प्रकृति के रूप का वर्णन करता है वह अपने आप में अद्भुत है। और आप अगर ध्यान दें तो इसी तरह के प्राकृतिक रूपों का और वर्णन आगे चलकर छायावाद में मिलता है। कामायनी का मनु अक्सर पथिक के रूप में हमें नज़र आता है। तो यह हिंदी कविता को भाषा, कल्पना और शिल्प की दृष्टि से एक अनुपम उपहार है राम नरेश त्रिपाठी की तरफ से। इस कविता में अनेक बिंबों का प्रयोग हुआ है। बिंब यानी कि आपने शब्द सुना होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आशय होता है परछाई। बिंब शब्द हिंदी साहित्य शास्त्र में एक विशिष्ट अर्थ लेकर आता है। हम दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। यानी हम दुनिया को छूकर समझते हैं, देखकर समझते हैं, चख कर समझते हैं, सूंघ कर समझते हैं। तो ये हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कान, नाक, आँख, जिह्वा, हमारी त्वचा। इसी तरह से कविता में जब कवि अपने शब्दों के माध्यम से कोई ऐसा अनुभव उपस्थित कर दे जो हमारे इन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर दृश्य बिंब उपस्थित है, यानी इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक दृश्य उपस्थित होता है विशाल समुद्र का। साथ ही साथ हमारे मन में समुद्र के गर्जन का भी एक आवाज़ उपस्थित होती है, तो इसे श्रव्य बिंब कहते हैं। इसी प्रकार से सभी ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए अनुभवों को हम कविता में या साहित्य में बिंब कहते हैं। तो इस सुंदर बिंबात्मक और प्रकृति के सौंदर्य से ओत-प्रोत कविता के इस अंश के बाद मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगले अंक में इसी कविता के अगले अंश को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए